साल 1822 में आज से लगभग 202 साल पहले गुजरात के एक गांव में एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है नसरवानजी टाटा, जो बचपन से ही बेचैन रहा करते थे कुछ बड़ा करने के लिए। वो अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो चाहते थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है। वो मात्र 20 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई चले जाते हैं एक नए काम की तलाश में। आज के समय भी बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपना गांव छोड़कर शहर जाते हैं नए काम की तलाश में, लेकिन उनके साथ उनकी बीवी और एक बच्चा था, क्योंकि ये बात है उस समय की जब कम उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। इसलिए मात्र 17-18 साल की उम्र में ही उनका एक बच्चा पैदा हो चुका था। वो पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाकर वो कॉटन के व्यापार से काफी प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने वहां अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया और उन्होंने ये सोच लिया था कि जो पैसा आएगा उसे वो अपने बेटे की शिक्षा पर खर्च करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेदजी टाटा को बेस्ट एजुकेशन दिलाने का निश्चय कर लिया। उस वक्त उनका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन दिलाना। अब नसरवानजी टाटा का जो कॉटन का बिजनेस था वो अच्छा चलने लग गया था और कुछ साल बाद जब जमशेदजी 18-19 साल के हुए तो उनकी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी। तो उनके पिता ने अब उन्हें बिजनेस को बढ़ाने के लिए हांगकांग भेज दिया। आज के जमाने में ये बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश भेज रहा है बिजनेस के लिए, लेकिन याद रखिए ये बात है साल 1859 की। उन दिनों बड़ा ही लंबा सफर तय करके जाना पड़ता था पानी के जहाज से, क्योंकि उस समय तक कोई भी एयर ट्रेवल मौजूद नहीं था। 1859 में जमशेदजी जब 20 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेज दिया था कि वो हांगकांग जाकर एक बिजनेस सेटअप करें। मजे की बात ये थी कि जमशेदजी भी अकेले नहीं थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनकी भी एक बीवी और एक बच्चा था। इसलिए बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि ये पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं और वहां जाकर बिजनेस करें। लेकिन जमशेदजी टाटा में भी बहुत उत्साह था और वो पूरी तरह सफल रहे अपनी 65 साल की जिंदगी में। जमशेदजी ने अलग अलग देशों में अपना काम शुरू किया। इंडिया में ढेर सारे नई कॉटन मिल खोली। इसके साथ ही इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ताजमहल होटल दरअसल इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी, जिसमें बिजली आती थी। मुंबई का द ताजमहल होटल आज तक ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित होटल में से एक है। साल 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी परंपरा बनाई जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। साल 1874 में जमशेदजी ने नागपुर में अपनी पहली कॉटन की फैक्ट्री खोली। कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का ये इनका पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे बहाने देकर एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर देखने पर कोई बॉस अपने वर्कर्स के साथ क्या करेगा, उसे डांटेगा और धमकाएगा और कहेगा कि टाइम पर आना। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा ही किया। उन्होंने देखा कि कोई तो वजह होगी कि ये मजदूर इतने एब्सेंट क्यों हो रहे हैं। उन्होंने सोचा अगर मुझे इन्हें मोटिवेट करना है तो कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया और रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे, इसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर किसी भी मजदूर के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी मेडिकल कॉस्ट इस इंश्योरेंस स्कीम से कवर की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डेज रखे, जिससे कि सारे मजदूर अपनी फैमिली को लेकर आए और एक दूसरे के साथ मिलें और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग बने। ये सारी चीजें आपको सुनकर लगेगा कि आज तो बड़ी आम बात है, लेकिन ये याद रखिए कि ये बात किस जमाने में हो रही थी। बाकी पूरी दुनिया में 1800 के टाइम में वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी। कमाल की बात यहाँ पर यह थी कि ये खुद से खर्चा कर रहे थे इन सब चीजों के लिए। 1861 में जमशेदजी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर ये हुआ करती थी कि इंग्लैंड ज्यादातर अपने कॉटन रॉ मटेरियल को अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन उस समय सिविल वॉर शुरू होने की वजह से सप्लाई बंद हो चुकी थी।
तो जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट को डबल कर दिया। फिर इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान उन्होंने लंदन में जाकर अपना एक ऑफिस भी सेटअप कर लिया। 4 सालों तक उन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 साल बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो चुका था और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो घाटे में जाने लगी। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे, वो अपना पैसा वापस मांगने लगे। जमशेदजी ने इन्वेस्टर्स से थोड़ा समय मांगा और इन्वेस्टर्स ने उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्हें काम करते रहने दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने शर्त रखी और कहा कि जमशेदजी को 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना होगा। वो उस समय 2 कंपनियों के मालिक होते हुए भी अपनी ही कंपनी में सैलरी पर काम करने लगे। माना जाए तो ये उनके लिए बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। ये दिखाता है कि जमशेदजी अपने काम के लिए कितने समर्पित थे। और उनके पिता नसरवानजी भी ऐसे ही थे। जब नसरवानजी का कॉटन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तब भी इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया था इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए। और दोनों के केस में ये डिसीजन सफल रहा। नसरवानजी और जमशेदजी दोनों ने अपने बिजनेस और रेपुटेशन को बचा लिया। जमशेदजी के कई सपने थे। इंडिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट खोलना, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सकें, क्योंकि उस जमाने में जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था। वो अपने देहांत से पहले तो सिर्फ एक होटल खोल पाए थे, लेकिन उनके ये जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, इन पर काम शुरू हो चुका था। इसके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ये निश्चित कर लिया था कि उनके बाकी ये 3 सपने भी हकीकत होंगे। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इसी समय के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन चुका था। टाटा स्टील का इस्तेमाल ब्रिटिश टैंक, हथियार और रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए किया जाने लगा। यहाँ तक कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने तो ये भी कह दिया था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि टैंक पर बम भी जब गिरते थे तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। और इसके बाद टाटा स्टील का नाम और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद टाटा स्टील की ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उनकी 14 अलग अलग कंपनीज थीं। लेकिन ये तो सिर्फ टाटा की शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी को संभाला था साल 1938 तक, जिसके बाद उनके एक दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिन्हें शॉर्ट में जेआरडी टाटा नाम से जाना जाता था। एक और उत्साह से भरे नौजवान जेआरडी टाटा, जिनके बहुत बड़े सपने थे। जेआरडी टाटा दरअसल ग्रो कर रहे थे फ्रांस में और वहां वो एक पायलट भी थे, जिन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जिसके बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। ये बात भारत की आज़ादी से पहले की थी। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाए और सरकार इन्हें हैंडल करेगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सेंस में देखा जा रहा था, लेकिन टाटा के लिए ये एक बहुत बुरी खबर थी। जेआरडी टाटा नाराज भी हुए थे इस फैसले से, लेकिन टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि देश के विकास के लिए भी होना चाहिए। नेहरू सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने के बाद जेआरडी टाटा को ये ऑफर भी दिया था कि वो आकर एयर इंडिया को लीड कर सकते हैं, और जेआरडी टाटा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यही कारण है कि साल 1978 में एयर इंडिया को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस माना गया। इसके अलावा जेआरडी टाटा ने बिजनेस को और सेक्टर में बढ़ाना शुरू कर दिया।
1945 में टाटा मोटर ने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया था पटरियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। साल 1968 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS की स्थापना की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी। आज के समय में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉय TCS में काम करते हैं। टाटा ने रेलवे के बाद इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया। JRD टाटा 52 साल के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। अब तक टाटा ग्रुप के अंडर 95 कंपनी हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने व्यापार व्यवहार अधिनियम बिल पास किया और इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पर ही पड़ा। सरकार का मूल्य उद्देश्य था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी न बने कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल पास होने के बावजूद भी JRD टाटा की देखरेख में टाटा ग्रुप और बड़ा बनता गया। टाटा के बिजनेस को और लोगों ने संभाला तो हमेशा वो सफल नहीं हो पाया। साल 1971 में टाटा का एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस था नेल्को, जो कि रेडियो मैन्युफैक्चरिंग किया करता था। मार्केट शेयर एक समय 20% पर था, वो गिरकर सिर्फ 2% पर आ चुका था। नेल्को की बात की जाए तो जमशेदजी टाटा के एक पोते थे जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। वैसे तो ये साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस में काम कर रहे थे, लेकिन 1971 में इन्हें नेल्को की जिम्मेवारी दे दी गई। रतन टाटा चाहते थे कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करें। अगर हमें नेल्को को फिर से वापस जीवित करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और फिर 3 साल के अंदर ही साल 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर वापस 20% पर आ गया। ये वही दौर है जब इमरजेंसी घोषित हो गई और इससे नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ गया। ये कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर की उस कॉटन मिल की तरह जिसे जमशेदजी के द्वारा सेटअप किया गया था। ये मिशन भी सक्सेसफुल होते होते रह गया, लेकिन इस समय तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं। इस वजह से साल 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। ये वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो चुका है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का ये इकलौता तरीका था। टाटा ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर रतन टाटा बिल्कुल उल्टा करते हैं जो JRD टाटा ने किया था। वो टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी आकर टाटा ग्रुप की कंपनीज को ना खरीद पाए। और रतन टाटा का ये डिसीजन भी इतना सक्सेसफुल होता है कि इस दौरान टाटा ग्रुप ने विदेशी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की टेटलिटी कंपनी को $12 मिलियन में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। यूरोप की जॉइंट कोरस को भी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जैगुआर लैंड रोवर की। जब जैगुआर लैंड रोवर को बेचने की बात चल रही थी, तब जैगुआर लैंड रोवर के वर्कर भी यही चाहते थे कि जैगुआर लैंड रोवर को टाटा ही खरीदे। साल 1903 में रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार के 4 लोग कैसे एक ही स्कूटर पर फंसकर बैठे हैं और बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। उसके ठीक 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च कर दी, और लॉन्च करते वक्त टाटा ग्रुप को उन्होंने ये स्कूटर वाली कहानी भी सुनाई। रतन टाटा लोअर मिडिल क्लास को भी चांस देना चाहते थे कि वो भी अपनी गाड़ी से चल सके, और वो भी मात्र 1 लाख रुपए की दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी में। लेकिन ये एक अलग बात है कि ये गाड़ी लोगों की पसंद से दूर रही, क्योंकि इसे इस तरीके से मार्केट में लाया गया था कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन ये नहीं सोचा कि लोगों के मन में ये धारणा बनेगी कि अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के लोग या रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि ये देखो ये तो कितने चीप लोग हैं, ये दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। ये गाड़ी इसी कारण से फ्लॉप रही। लेकिन टाटा का फोकस कभी ब्रांडिंग पर इतना रहा ही नहीं। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन और बिजनेस खोले टाटा ने जो टाटा ने अपने नाम पर रखे ही नहीं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और नागपुर का वो कॉटन मिल जिसका नाम इम्प्रेस मिल था।
उसका नाम रखा था क्वीन विक्टोरिया के नाम को यादगार बनाने के लिए। और ये जमशेदपुर शहर है, इसका नाम भी टाटा ने खुद नहीं रखा, बल्कि उस वक्त के जो ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया थे उन्होंने ये नाम रखा था। तो ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।